Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं भी कह रहे आज के इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप अपनी पुस्तक गद्य पाठ के अंतिम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो। इसका शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका शीर्षक ये संकेत कर रहा है कि इस अध्याय के अंतर्गत आप किसी ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करोगे जो व्यक्तित्व मानवीय करुणा की एक प्रतिमूर्ति था, जिसके दिल के अंदर वह दिव्य प्रकाश प्रज्वलित रहता था, जिसमें मानवता और करुणा का तेल उद्दीप्त हो रहा था। उस महान व्यक्तित्व का नाम था फादर कामिल बुल्के। विदेश की धरती पर पला बढ़ा एक ऐसा इंसान जिसके जीवन का अंत जब भारतवर्ष में हुआ तो एक विदेशी होते हुए भी वह भारत के लोगों की एक दिव्य विभूत के रूप में जाना जाने लगा। आज भी लोग फादर कामिल बुल्के को श्रद्धा से याद करते हैं। विशेष रूप से हिंदी साहित्य प्रेमी जन हिंदी साहित्य में दिए गए फादर कामिल बुल्के का अप्रतिम योगदान उनके जीवन में हमेशा बना रहता है। विदेश की धरती पर पला बढ़ा इंसान हिंदी से इतना अनुराग रखा जिसकी परिकल्पना हम आप नहीं कर सकते। चंद दिनों में ही वह हिंदी का एक सुविख्यात लेखक विचारक, हिंदी साहित्य का प्रेमी हो गया। अपने जीवन के अंतकाल तक जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा अपने दिल में जगाए रखा और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए सतत प्रयासरत रहा। ऐसा अद्भुत प्रेम हिंदी के प्रति बिरले लोगों के मनों में ही जागृत होता रहता है। हम इस देश के वासी होते हुए भी अपने हिंदी भाषा के प्रति उतना प्रेम नहीं दर्शा पाते जितना प्रेम का भाव फादर कामिल बुल्के के दिल में भरा हुआ था। धन्य था वह अद्भुत सितारा जो दुनिया में मरकर भी अमर हो गया। आइए जाने कि फादर कामिल बुल्के के दिल में भारत और भारत की इस भाषा हिंदी के प्रति उसका लगाव कैसे बना और क्यों बना। मेरे अत्यंत स्नेही छात्र छात्राओं, फादर कामिल बुल्के का जन्म
सन 1809 में बेल्जियम देश के रेम्स चैपल नामक शहर में हुआ था। वे कुल 3 भाई और 1 बहन थे। इसे यूं रूप में कहें कि यदि हम फादर कामिल बुल्के के शब्दों में उसको जानना चाहें तो फादर कामिल बुल्के जब लोगों से बताते थे तो ये कहते थे कि मेरे 2 भाई 1 बहन, मेरे माता और पिता बेल्जियम में रहते हैं। मेरे 2 भाई बेल्जियम में रहते हैं, मेरी माँ रहती है, मेरी बहन रहती है, मेरा पिता रहता है। मेरा 1 भाई पादरी है। ईसाई धर्म ग्रंथों में जो धर्मगुरु होते हैं उसको पादरी बोलते हैं। मेरा 1 भाई पादरी है, 1 भाई अन्य व्यापार का कर्म करता है, पिता व्यापारिक है। मेरी बहन की शादी अभी नहीं हुई, मैं अपनी बहन की शादी के लिए चिंतित रहता हूं। बाद में चल करके उनकी बहन की शादी हुई, उनके भारत आने के बाद। उन्होंने अपने बहन के स्वभाव के बारे में बतलाया था कि उनकी बहन एक जिद्दी स्वभाव की लड़की है। वह फादर कामिल बुल्के जिनके परिवार में उनके माता पिता, उनके 2 भाई और 1 बहन बेल्जियम की धरती पर रहते थे। इंजीनियरिंग तक की शिक्षा उन्होंने बेल्जियम में प्राप्त की थी। जब वे थोड़े युवा होने लगे तो बड़े खोए खोए से रहते थे। उनकी मां ने जब उन्हें देखा तो शुरू में ही लोगों से कह दिया कि अब यह लड़का हाथ से गया। अर्थात जो ख्वाब हम लोग इस लड़के को लेकर पाले कि आने वाले समय में मेरा बेटा एक बहुत बड़ा पद प्राप्त करेगा, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हाथ से गया। वो तो एक दार्शनिक जैसा लग रहा है, एक सन्यासी जैसा लग रहा है। और मां की कही गई यह बात अंततः पूरी भी हुई। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब प्रवेश लिया फादर कामिल बुल्के ने, तो उनका सन्यासी का भाव पूर्ण रूप से जागृत हो गया था। उन्होंने सुन रखा था कि भारत संतों और महात्माओं की धरती है। वहां के संत और महात्मा अलौकिक चमत्कार से भरे होते हैं। सन्यासियों की वह तपोभूमि है। और यही भावना फादर कामिल बुल्के को भारत की धरती पर खींच कर लेकर चली गई। जब फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने अपने धर्म गुरु से कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूं, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मेरे स्नेही छात्रों, रेम्स चैपल शहर भी सन्यासियों की तपोभूमि कही जाती है। हर धर्म के लोग, हर धर्म के धर्मगुरु वहां पर देखने को मिलते हैं। मौलवी, पादरी, संत, महात्मा, सभी की वह शहर भी तपोभूमि है।
फादर काम्बिल बुल्के की भारत में रहने की प्रबल इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने अपने धर्म गुरु से इसका निवेदन भी कर दिया। अंततः इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर फादर काम्बिल बुल्के भारत चले आए और भारत के ही होकर रह गए। उनका भारत में सबसे पहला कदम कोलकाता की धरती पर पड़ा। कोलकाता की धरती पर पदार्पण करने के बाद वे 8-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में ईसाई धर्म की एक संस्था के साथ जुड़े। वहीं पर वह कोलकाता से उन्होंने बीए किया और कोलकाता से बीए करने के बाद वे इलाहाबाद चले आए। इलाहाबाद में उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी उनका मुख्य विषय रहा। हिंदी के साथ साथ उनका संस्कृत से भी लगाव रहा। उस समय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हुआ करते थे। एमए की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पीएचडी की उपाधि ली। उनका शोध का विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। उन्होंने हिंदी में राम कथा, उत्पत्ति और विकास नामक अपना शोध ग्रंथ लिखा और यहीं से उनका हिंदी के प्रति, भारतीय संत महात्माओं और देवी देवताओं के प्रति आस्था का भाव जगा। भगवान श्री राम के चरणों में उन्होंने अपना पहला शोध ग्रंथ लिखा, राम कथा, उत्पत्ति और विकास। जिस शोध ग्रंथ ने उनको हिंदी साहित्य का एक महान रचनाकार के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक रचना का हिंदी रूपांतरण किया, जिसका नाम उन्होंने नील पंछी रखा। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बने और उसी रांची में उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, जो शब्दकोश का एक अनुपम संग्रह है। हिंदी अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। रांची में रहते हुए ही वो बीमार हुए
बाद में वो वहां से पटना गए। पटना के बाद वो फिर दिल्ली गए और सन 1982 में 73 वर्ष की अवस्था में दिल्ली में ही जहरबाद नामक एक बीमारी से उनका निधन हो गया और हिंदी से अगाध प्यार करने वाले यह सितारा दुनिया को अलविदा कर गया। उनकी मौत के समय और उनकी अंतिम शव यात्रा में उस समय के हिंदी के महान साहित्यकार उपस्थित रहे। उनके प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष जो उनके मित्र बन चुके थे, उनकी जीवन शैली, उनकी हिंदी के प्रति निष्ठा को देखकर जो उनके एक तरीके से मित्र बन चुके थे, उन सब की आंखों में आंसू भरे हुए थे जिस समय कब्र में उनकी लाश उतारी जा रही थी। ये था एक महान व्यक्तित्व के प्रति हिंदी साहित्य प्रेमियों की अपनी श्रद्धांजलि। यहां मैं अंत में आपको बताते ये चलूं कि फादर कामिल बुल्के जब प्रयाग में अपना शोध ग्रंथ लिख रहे थे तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य प्रेमियों के साथ मिलकर एक परिमल संस्था खोली, जिस परिमल संस्था में आने वाले हिंदी के समस्त विद्वानों के साथ वो भाग लिया करते थे। एक बड़े भाई के रूप में उन्हें उचित दिग्दर्शन, उचित मार्गदर्शन दिया करते थे और हिंदी के प्रति अपने प्रेम को जागृत भी किया करते थे। हिंदी भाषा के प्रति लोगों की उपेक्षा को देखकर वे बड़े दुखित रहते थे। उनका दिल बड़ा मर्माहत रहा करता था कि हिंदी भाषी इस धरती के लोग भी अपनी भाषा को उचित सम्मान नहीं देते। लेकिन हिंदी साहित्य का यह पुजारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की ललक दिल में लिए ही उस दुनिया से चला गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के दिन तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इस देश में नहीं मिल सका है। और एक आखिरी बात, उन्हें फादर की उपाधि दी गई, उन्हें सन्यासी की उपाधि दी गई, लेकिन फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सन्यासी जो होता है वो वैरागी होता है। सन्यासी के दिल में किसी के प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रहता, उसके दिल में कहीं कोई मोह माया का बंधन नहीं होता। वह दुनिया से एक तरीके से अलग थलग केवल अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, केवल उसका प्रभु के प्रति ही प्यार होता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के के दिल में ऐसा नहीं था। परिमल संस्था में रहते हुए भी अभी मैंने कहा कि वह बड़े भाई का रास्ता का रोल अदा करते रहे। वहां के समस्त हिंदी साहित्य प्रेमियों के साथ उनका प्रेम बना रहा और अपने जीवन के अंत काल तक वो इस प्रेम का निर्वहन करते रहे। सभी के दुख दर्द और खुशियों में शरीक होते थे, उनकी खुशियों में सहभागिता करते थे, उनके दुख दर्द में सहभागिता करते थे और अपने मित्रों से हमेशा मिलना जुलना उनका लगा रहता था। इसी कारण ये कहा जा सकता है
कि फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी होते हुए भी सन्यासी नहीं थे। तो इस प्रकार से आपने फादर कामिल बुल्के के संपूर्ण व्यक्तित्व को आज सुना। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रिय छात्र इस बात को दिल से अपने मन में गुनेंगे और जो कुछ भी हम लोगों ने आज चर्चाओं में रखा इसको पूरे मनोयोग से आप कंठस्थ करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।